स्टूडेंट चैप्टर 15 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे कि हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, कि किस तरीके से हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि ये ज़रूरी क्यों होता है कि बायोडाइवर्सिटी को क्यों कंजर्व करना है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी से हमें बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये हमारे लिए बहुत नेसेसरी भी है, पॉलिनेशन के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, और नेचुरल ब्यूटी भी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट हमारा, तो जब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की, इसमें हम दो मेथड्स जो हैं अप्लाई करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि दो तरीके से हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए हम टू अप्रोचेस अप्लाई करते हैं। एक होता है इंस्टिट्यू कंजर्वेशन, एक होता है एक्सटिट्यू कंजर्वेशन। इंस्टिट्यू कंजर्वेशन को हम ऑन साइट कंजर्वेशन भी बुलाते हैं, ऑन साइट, और एक्सटिट्यू कंजर्वेशन को हम ऑफ साइट कंजर्वेशन बुलाते हैं। इंस्टिट्यू कंजर्वेशन अप्रोच उनके लिए अप्लाई होती है जिन स्पीसीज को तुरंत एक पर्टिकुलर जगह पे ही हम प्रोटेक्ट करेंगे। इसके अंदर उस तरह की स्पीसीज आएंगी जो किसी और रीजन में नहीं मिलती, पर्टिकुलर एक ही रीजन्स में वो ग्रो करती हैं, वहाँ का जो नेचर है, वेदर है, वो उन्हें फेवरेबल है, कहीं और वो ग्रो नहीं करती, और इस तरह की स्पीसीज को हम बुलाते हैं एंडेमिज्म। एंडेमिज्म स्पीसीज कन्फाइंड टू दैट रीजन एंड नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स, जो कहीं और पर नहीं मिलती, एक पर्टिकुलर रीजन्स पर ही मिलती है, उन स्पीसीज को हम एंडेमिज्म बोलते हैं। तो इंस्टिट्यू कंजर्वेशन ऑन साइट कंजर्वेशन होता है जब हम बायोडाइवर्सिटी को एक पर्टिकुलर साइट पर कंजर्व करते हैं। नेक्स्ट होता है एक्सटिट्यू कंजर्वेशन। एक्सटिट्यू कंजर्वेशन में क्या होगा, जो भी थ्रेटेंड, जिस स्पीसीज को एक्सटिंक्शन का खतरा है या फिर वो रेयर स्पीसीज में काउंट हो रही है, तो हम उसे उस साइड से किसी दूसरी प्रोटेक्टेड साइट पर ले जाते हैं और वहाँ पर उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंस्टिट्यू कंजर्वेशन में कि क्या क्या कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज आते हैं। इनके नंबर भी याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम्स में ये नंबर ही पूछे जाते हैं जो आपकी एनसीईआरटी बुक्स में बताए हैं, ये वही नंबर हैं एनसीईआरटी बुक्स में। अगर हम वैसे देखें तो ये नंबर इंक्रीज हुए हैं। तो उसी में सबसे पहले आते हैं आपके हॉटस्पॉट्स। हॉटस्पॉट्स वो रीजन्स होते हैं जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है और इन जगहों पर एंडेमिक स्पीसीज पाई जाती हैं। तो हॉटस्पॉट्स आर दोज रीजन विच आर रिच ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लेकिन बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ये सेंसिटिव हो जाती हैं कि खतरा हो जाता है, इनकी एक्सटिंक्शन के चांसेस होते हैं। तो इन जगहों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है, उसी पर्टिकुलर रीजन में गवर्नमेंट जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इनिशियली 25 हॉटस्पॉट्स थे, लेकिन बाद में इसके साथ 9 हॉटस्पॉट जोड़े गए, तो अभी हम काउंटिंग में 34 हॉटस्पॉट्स कहते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 3 हॉटस्पॉट्स हैं, जिसके अंदर आपके आते हैं वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, इसके बाद आता है आपका इंडो बर्मा एंड हिमालय। ये जो हैं इंडिया में हॉटस्पॉट्स हैं जिन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। और एक और बात यहाँ पर कि जब भी हम किसी एरिया को हॉटस्पॉट डिटरमाइन करते हैं तो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं जो कि देखे जाते हैं। सबसे पहली बात हम देखते हैं कि क्या वो एरिया रिच बायोडाइवर्सिटी स्पीसीज है या नहीं, कि वहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी है वो ज़्यादा भी है या नहीं है। दूसरा हम देखेंगे नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीसीज कितनी है जहाँ पर हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। थर्ड हम देखते हैं डिग्री ऑफ थ्रेट, कि वहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कितना खतरा है। उसी के साथ साथ एक और चीज़ यहाँ पर देखी जाती है डिग्री ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, कि बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी या फिर ड्यू टू एनी फैक्टर कि वहाँ पर जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उन स्पीसीज का वो
किस लेवल तक। ये था हॉटस्पॉट। उसके बाद हम बात करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में, जिनका नंबर है 14। बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व्स अगर हम बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनके पास भी बहुत ही रिच बायोडाइवर्सिटी होती है और इन्हें लीगली प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। यूनिक होते हैं, इकोलॉजिकली यूनिक एंड बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन्स, जिन्हें हम कहते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर रिजर्व ये भी क्या होते हैं? बायोडाइवर्सिटी रिच होते हैं। लेकिन जो बायोस्फीयर रिजर्व है, अगर हम इसे देखें तो इसे 3 एरियाज में डिवाइड किया होता है। पहला होता है कोर, दूसरा होता है बफर, थर्ड रीजन होता है ट्रांजिशन। इनमें से जो कोर रीजन है, यहां पर ह्यूमन की एंट्री अलाउ नहीं होती, या फिर हम कह सकते हैं नो ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउ हियर। बफर जोन में लिमिटेड होती है बट ट्रांजिशन जोन में अलाउ होती है। तो यहाँ पर भी क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिजर्व किया जाता है। नेक्स्ट आता है उसके बाद नेशनल पार्क। नेशनल पार्क हमें पता है किसी भी नेशंस में अगर हम देखें तो ये अंडर द गवर्नमेंट आते हैं नेशंस के, वो उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं और खुद भी क्रिएट करते हैं, तो वो नेशनल पार्क होते हैं। तो इसका नंबर है 90। नेशनल पार्क्स हैं जो नंबर 90 है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की अगर हम बात करें तो सेंचुरीज एक जगह के लिए हम यूज करते हैं ये वर्ड। तो जो आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में हम उन जगहों को लेते हैं जिनमें लेक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जहाँ फ्लोरा और फोना यानी कि प्लांट्स और एनिमल का अमाउंट काफी ज्यादा होता है और जिन्हें प्रोटेक्शन की जरूरत होती है और जहाँ पर हंटिंग बिल्कुल मना होती है ताकि उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके। वाइल्ड लाइफ को बहुत सारी एक्टिविटीज इस जगहों पर मना होती हैं ताकि इन्हें आगे बढ़ने का मौका मिले ऑर्गेनिज्म को। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का नंबर है 448, याद रखेंगे। नेक्स्ट है स्केयर ग्रुप्स। स्केयर ग्रुप्स क्या होते हैं? ये ट्रैक्ट्स होते हैं, फॉरेस्ट के ट्रैक्ट्स होते हैं और जिनके अंदर जो ट्रीज आती हैं या फिर वाइल्ड लाइफ आती हैं उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। स्केयर ग्रुप्स में प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। ये आपका दे रखा है एनसीईआरटी बुक में। स्केयर ग्रुप्स ये ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट सेट असाइड एंड ऑल ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ विद इन वर वेनरेटेड का मतलब होगा कि उन्हें बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्शन विद ग्रेट रिस्पेक्ट हम देते हैं। फिर स्केयर ग्रुप्स देखिए, इन्होंने एग्जाम्पल बता रखे हैं कहाँ कहाँ पर हैं। खासी एंड जयंतिया, हिल्स ऑफ मेघालय, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट रीजन्स ऑफ कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड द सरगुजा चांदा पास्टर एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश इन मेघालय। ये सब कुछ स्केयर ग्रुप्स हैं। आर द लास्ट रेफ्यूजीज फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटन्ड स्पीसीज, यानी कि ये वो एरियाज हैं जो काफी प्लांट और एनिमल स्पीसीज के लिए प्रोटेक्शन का काम कर रही हैं, जहाँ पर थ्रेटेंड यानी कि जिनको खतरा है एक्सटिंक्शन का, उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। तो ये था आपका इंस्टीट्यू कंजर्वेशन के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सटीव कंजर्वेशन। एक्सटीव कंजर्वेशन वो अप्रोच है जिसके अंदर हम थ्रेटेड एनिमल्स और प्लांट को उनके नेचुरल हैबिटेट, जिस जगह पर वो रहते हैं, उस जगह से किसी दूसरी स्पेशल सेटिंग में हम उन्हें शिफ्ट कर देते हैं और उस जगह पर हम उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, केयर प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन दी जाती है, उन्हें केयरिंग की जाती है और ये कोशिश की जाती है कि उनके आसपास जो इन्वायरमेंट बनाया जाए कहीं ना कहीं वो उनके नेचुरल इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस हो, ताकि उन्हें एक अलग इन्वायरमेंट देखने को ना मिले। इसके अंदर बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, क्रायो प्रिजर्वेशन, टिश्यू कल्चर मेथड, सीड बैंक, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, पोलन बैंक, जीन बैंक, एक्वेरिया, होम गार्डनिंग, ये आते हैं। क्योंकि ये ह्यूमंस अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू बनाते हैं, तो एक जगह से जब दूसरी जगह पर उन्हें शिफ्ट किया जाता है फॉर प्रोटेक्शन पर्पस, तब इन्हें बनाया जाता है। बॉटनिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क
इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। बॉटनिकल गार्डन्स क्या होते हैं, एक तरीके से ये एड्स का भी काम करते हैं स्टडी टेक्सोनॉमिकल पर्पस के लिए, और यहाँ पर हमें देखने को भी मिलते हैं। बॉटनिकल गार्डन्स में हमें बहुत सारी प्लांट स्पीसीज देखने को मिलती हैं, और जूलॉजिकल पार्क में हमें एनिमल्स देखने को मिलते हैं जिन्हें खतरा होता है, उन्हें वहाँ पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, वहाँ पर भी वाइल्ड लाइफ दोनों को ही, एनिमल्स और प्लांट्स दोनों की प्रोटेक्शन की जाती है। क्रायो प्रिजर्वेशन एक मेथड होता है जिसमें -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन में गैमीट्स, सीड्स, या फिर हम कह सकते हैं वो जो एम्ब्रियोज होते हैं उन्हें प्रिजर्व करके रखा जाता है काफ़ी लंबे टाइम तक, ताकि उन्हें फ्यूचर में यूज़ किया जा सके। टिश्यू कल्चर मेथड क्या होता है? टिश्यू कल्चर मेथड में हम जो टिप होती है प्लांट की, जिसमें मेरी स्टेम टिश्यू होते हैं, मेरी स्टेम टिश्यू कौन से होते हैं? डिवाइडिंग टिश्यू। उन्हें लेते हैं, उन्हें कल्चर कराते हैं लेबोरेटरी में प्रॉपर इन्वायरमेंट देकर। कल्चर से क्या होता है कि न्यू प्लांटलेट्स बनती हैं, और उन प्लांटलेट्स की मदद से एक ही टाइम में हमें लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट आता है इसी के अंदर सीड बैंक, पोलन बैंक और जीन बैंक। इनके बारे में अगर हम बात करें, बहुत सारे सीड जिन प्लांट्स की स्पीसीज थ्रेटन में है, यानी कि जिन्हें खतरा है, आगे उनके होने या ना होने के चांसेस हो जाते हैं, तो उनके सीड्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है फ्यूचर के यूज के लिए। सेम पोलन बैंक में पोलन ग्रेन्स को रखा जाता है प्रिजर्व करके, ताकि हम स्पीसीज को पोलिनेशन करा सकें, डिफरेंट प्लांट स्पीसीज हैं, फ्यूचर में यूज कर सकें। जीन बैंक में इनको स्टोर करके रखा जाता है। एक्वेरिया में एक्वेटिक एनिमल्स को रखते हैं, और होम गार्डन जो कि घरों में बनाए जाते हैं प्रिजर्वेशन के लिए, कुछ प्लांट स्पीसीज वगैरह को यूज किया जाता है। फिर इसी के साथ साथ यहाँ पर दो चीजें हम देखेंगे कि जब हम बात कर रहे हैं कंजर्वेशन की, तो जो कंजर्वेशन है ये एक ग्लोबल अप्रोच बन चुका है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन ग्लोबल अप्रोच है। इसके अंदर ग्लोबल लेवल पर कोशिश की जा रही है कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाए। तो इसके लिए कई बार कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं और सेमिनार्स हुए हैं इसके रिगार्डिंग। तो इसी में एक आता है अर्थ समिट। पहला अर्थ समिट एक हिस्टोरिक कन्वेंशन थी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में, जो कि कहाँ हुई थी? ये हेल्ड हुई थी रियो डी जेनेरियो, एक जगह का नाम है। वहाँ पर इसे हेल्ड किया गया था। कब? 1992 में इसे ये वहाँ पर हुई थी। इसका मेन पर्पस क्या था? ताकि यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस में कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी और सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ बेनिफिट, ये यहाँ पर एप्रोप्रिएट मेजर्स लिए गए थे। इन्होंने किस पॉइंट पर कॉन्फ्रेंस किया था अपना? कि कंजर्वेशन किया जाए बायोडाइवर्सिटी का, इसी के साथ साथ सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन, इनकी जितना ज़रूरत है उतना ही यूज़ करें बिना किसी और को हार्म पहुंचाए हुए। अर्थ समिट इसके ऊपर थी, रियो डी जेनेरियो में 1992 पे हुई थी, और इसका मेन पर्पस क्या था? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट, कि बायोडाइवर्सिटी को हम कंजर्व करेंगे और जो बेनिफिट्स उससे मिलते हैं उसे हम लिमिटेड इस तरीके से लेंगे कि बायोडाइवर्सिटी पर इसका गलत असर ना पड़े। ये आपकी फर्स्ट थी। सेकंड है वर्ल्ड समिट। जो वर्ल्ड समिट है ये हुई थी 202 में। ये साउथ अफ्रीका में हुई है। साउथ अफ्रीका में एक जगह है, वहाँ पर ये हुई है जोहान्सबर्ग में। इसके अंदर वर्ल्ड समिट के अंदर 190 कंट्रीज ने प्लेज ली थी, यानी कि शपथ ली थी, कमिटमेंट किया था कि 2030
10 तक वो क्या करेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिगार्डिंग हुई थी ये, ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002 में साउथ अफ्रीका में, जिसमें 190 कंट्रीज ने ये शपथ ली थी कि वो 2010 तक ये अचीव कर लेंगे कि वो जो हमारी बायोडाइवर्सिटी की रेट गिर रही थी उसको वापस से दोबारा से हरा भरा करना, रिडक्शन को कम करना, वर्क ऑन बायोडाइवर्सिटी रिडक्शन, ताकि उसे वापस से नॉर्मल लोकल लेवल पे लाया जा सके हर एक पोजीशन पे, और इसी के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये वर्ल्ड समिट के अंदर था कि वर्क ऑन बायोडाइवर्सिटी रिडक्शन, जो रेट जितना फास्ट चल रही है उसको कम किया जा सके, और ये काम जो है हर एक लेवल पे हो, ग्लोबल लेवल पे, रीजनल लेवल पे और लोकल लेवल पे, तीनों लेवल पे इस काम को किया जाए ताकि जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसको हम बचा सकें और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फॉलो किया जाए।